ग्लोबल साउथ के उन देशों से भी हम जुड़े हैं जो 21वीं सदी में गरीब है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले G20 में आज की तीसरी सबसे अहम तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। इस तस्वीर के साथ अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। ये तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर में नेता कौन है जान लीजिए। नेता है अफ्रीकन यूनियन यानी अजाली ओस्मानी। मीटिंग के बीच अजाली ओस्मानी भारत के प्रधानमंत्री का समर्थन करने या उनके गले लगने इसलिए पहुंचे क्योंकि अब उन्हें भी G20 की सदस्यता मिल गई है। यह संभव हुआ भारत के प्रयास से, नरेंद्र मोदी के प्रयासों से। अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन को G20 में वो सम्मान मिला जो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं। अफ्रीकन यूनियन क्या है, कैसे पीएम मोदी के ग्लोबल साउथ विजन का यह हिस्सा है, सब कुछ आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का समूह है। इन देशों में 140 करोड़ लोग रहते हैं। इन देशों के पास दुनिया के 60% रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधन हैं, जबकि दुनिया के 30% से ज्यादा खनिज इन देशों के पास है। कांगो दुनिया में मिलने वाले कोबाल्ट का 50% अपने पास पाता है। मोबाइल फोन से लेकर कार तक में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरीज कोबाल्ट से बनती है। और अफ्रीकन यूनियन की जीडीपी $3 ट्रिलियन है। अफ्रीकन यूनियन में शामिल सभी देश विकासशील है, जिन्होंने अभी विकास करना शुरू किया है। इनमें से कई चीन के लोन वाले चंगुल में फंसे हुए हैं और अब भारत की तरफ देख रहे हैं। अमीर देशों के साथ इन कमोबेश गरीब देशों को शामिल करना भारत के लिए G20 सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाकर भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वो वर्ल्ड लीडर बनने से बेहद करीब पहुंच गया है। ग्लोबल साउथ की बात जो पीएम मोदी करते हैं, भारत ने अब ये बता दिया है कि ग्लोबल साउथ का लीडर कोई अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। अब आपको ग्लोबल साउथ एक नक्शे के जरिए आसान शब्दों में समझाती हूं। ग्लोबल साउथ में मेक्सिको और दक्षिणी अमेरिका के देश आते हैं, जिसमें ब्राजील है, अर्जेंटीना जैसे देश भी शामिल है। पूरा अफ्रीका महाद्वीप ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। इस मैप को आप देखिए। ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश हैं, इसको अगर आप दो हिस्सों में बांट दें तो ये नीचे वाला, इक्वेटर के नीचे वाला जितना भी हिस्सा आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये ग्लोबल साउथ है। लेकिन इसमें आपको जापान को हटाना होगा, ऑस्ट्रेलिया को हटाना होगा, साउथ कोरिया, बांग्लादेश। हालांकि 1950 में इन दोनों को भी रखा जाता था, अब इन दोनों के रहने का कोई मकसद नहीं है। जापान उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, चीन, भारत, यूएई, सऊदी अरब, अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद ये साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ये ग्लोबल साउथ के देश हैं इस वक्त। सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों के साथ साथ भारत, बांग्लादेश, चीन भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ साउथ कोरिया जो है वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। मैं फिर बता रही हूं, जापान अब इसका हिस्सा नहीं है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा।
ग्लोबल साउथ शब्द का जिस समय आविष्कार किया गया था, या ये कहें कि जिस दौर में इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, वो 1950 का दशक था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका खुद को अमीर और बाकी दुनिया को गरीब मानने लगे थे। तभी से ग्लोबल साउथ शब्द को इस्तेमाल किया जाता रहा। हालांकि वर्तमान में इस शब्द के माने बदल गए हैं। कभी ग्लोबल साउथ कही जाने वाले देश अब दुनिया को अपने इशारों पर घुमा रहे हैं। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है।